Hey everyone, so today I am back with another video, and this is also very important for all the competitive exams. DPSPs, Directive Principles of State Policies. It is a very important topic. उसके पहले मैंने एक fundamental rights पे video बनाया था. That is a very short video. And if you want me to make the detailed video of fundamental rights, तो please उस video के नीचे comment करिए, उसे like करिए, share करिए और channel को please subscribe कर लीजिएगा. So let's start without wasting any further time. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. मतलब टीपीएसपीस कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 36 से 51 कवर करता है. दिस कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ठीक है, अब ये कहाँ से ली गई है, what is the source? It is a very important point. बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है who from where we have taken DPSPs in our constitution. So the source of the concept of directive principles of state policy is the Spanish constitution, from which it came in the Irish constitution. तो सबसे पहले स्पेनिश में था, जहां से वो कहाँ पे आया, आयरिश से, एंड वहां से हमने लिया. ओके, so the concept of DPSPs emerged from Article 45 of the Irish Constitution. तो basically अगर हमें क्वेश्चन पूछता है कि हमने कहाँ से लिया है, तो हमने कहाँ से लिया है, from the Irish Constitution. Okay, next topic. Now, the Article 37 talks about how the Indian Constitution states about the application of directive principles. कैसे ये applicable होंगे. जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात किया था कि फंडामेंटल राइट्स के लिए वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट के जो लॉज हैं ऐसे बने जो हमारे डायरेक्टिव हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करें, कैसे हम उसके लिए वी कैन गो टू द कोर्ट्स. सिमिलरली फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनकी कैपेबिलिटी किस बेसिस पे होती है, तो दीज प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ. These principles aim at ensuring socio-economic justice to the people and establish India as a welfare state. वेलफेयर का मतलब ही होता है सबकी भलाई, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. ओके, तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं सोशियो इकोनॉमिक हैं, जो लोगों के बीच में इक्वालिटी, सोशली, इकोनॉमिकली और इक्वल जस्टिस लोगों को मिलना, वो सारी चीजें लेकर चलेंगे ये प्रिंसिपल्स. ओके, नेक्स्ट इज, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में. फंडामेंटल राइट्स क्या है और डीपीएसपीस क्या है, काफी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी सिमिलर है इसमें, तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है. सो एक मैंने ये पॉइंट इसमें भी डाल दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. सो अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, द स्कोप ऑफ डीपीएसपीस इज लिमिटलेस. जैसे फंडामेंटल राइट्स में कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जहां आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं वो, जैसे इमरजेंसी हो गया तो फंडामेंटल राइट्स आपके हटा दिए जा सकते हैं. ठीक है, बेसिक राइट्स. तो बट टीपीएसपी का जो स्कोप है, इट इज लिमिटलेस एंड इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन वर्क एट अ मैक्रो लेवल. ओके, बहुत ज्यादा वास्ट है इसका सिनेरियो. DPSPs consist of all the ideals which the state should follow. देखो स्टेट मैंने बताया था आर्टिकल 12 में स्टेट्स के बारे में क्या क्या है. स्टेट में पार्लियामेंट है, आपका स्टेट गवर्नमेंट्स है. तो जो स्टेट का डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है. वो जो स्टेट कोई भी लॉ बनाएंगे, ठीक है, तो वो इन प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में रखेंगे, फिट करके रखेंगे कि हाँ, इनको लेकर ही हम कोई लॉ बनाएंगे. ऐसा ना हो कि हम लॉ बना दें एंड इट इज नॉट गोइंग विद द एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो डीपीएसपीस कंसिस्ट ऑफ द आइडियल्स विद द स्टेट शुड फॉलो and keep in mind while formulating policies and enacting laws for the country. लॉ की कोई कंट्री के लिए लॉ बना रही है या कोई पॉलिसी है फॉर्मुलेट कर रही है, तो उसको बनाने से पहले they should keep these in mind. Directive principles are affirmative directions. On the other hand, fundamental rights are negative prohibitions. जैसे directive principles एक guidance है स्टेट को पॉलिसीज बनाने के लिए, गवर्नमेंट को लॉज बनाने के लिए. whereas फंडामेंटल राइट नेगेटिवली कहता है कि नहीं, वो इनिबिशन डालता है, स्टेट को लॉ ही नहीं बनाने देगा आपके अगेंस्ट, आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक अफर्मेटिव डायरेक्शन देता है, वेयरएज फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव अप्रोच देता है स्टेट को while formulating laws. Okay, the DPSPs is not enforceable law by law. इसके पहले मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. कोर्ट के पास जा सकते हो आप, बट फॉर डीपीएसपीस यू कॉन्ट गो टू द कोर्ट. ये आपकी लॉ नहीं इन्फोर्स करता है. ओके, इट इज नॉट जस्टिसेबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि are these justiciable? No, these are not justiciable. It is important to note that DPSPs and fundamental rights go hand in hand. This is very important. DPSP is not subordinate to
फंडामेंटल राइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके सबॉर्डिनेट है. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, तो आप बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स. ये जो प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, ये कुछ बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल. सो इनका क्या आइडियोलॉजी है, उस बेसिस पे ये सेपरेट किए गए हैं. तीन हैं. कुछ हैं प्रिंसिपल्स जो सोशलिस्ट हैं, जो सोशलिज्म की बात करते हैं. देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच टॉक अबाउट गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो लिबरल हैं, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे हैं. ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे. लेट्स सी. तो सबसे पहले जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसमें सबसे पहला है आर्टिकल 38, जो क्या कहता है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर, बाय इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, एंड बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन द इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. तो ये बेसिकली आर्टिकल 38 क्या कहता है कि हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सबको प्रोवाइड कराना है, प्लस लोगों के बीच इनइक्वालिटी जो है, इनकम की, स्टेटस की, फैसिलिटीज की, उसको कम करना है, मिनिमाइज करना है, और फिर उसके बाद अगर हो सके तो नेग्लिजिबल करना है. आर्टिकल 39 क्या कहता है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग क्या, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन. तो जहां भी आया कि एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताता है, दैट इज आर्टिकल 39. और ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड? तो उसमें आता है, फर्स्ट है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज इन अ मैनर टू सर्व द कॉमन गुड. ठीक है, सभी के जो ओनरशिप है, कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज, जहां जो रिसोर्सेज, जहां से हमारा बेसिक मटेरियल रिसोर्सेज जो है, उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, एक ही इंसान के पास नहीं होगी. ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होगा कि उसके सबकी सबकी अच्छाई, सबकी भलाई के लिए यूज हो. ओके, सेकंड इज द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. ऐसा नहीं कि चार ही लोगों के पास पैसा हो, बाकी पूरी कंट्री गरीब हो. इट शुड बी, स्प्रेड, इट शुड स्प्रेड इक्वली इन ऑल द पीपल. एक ही कुछ कंसंट्रेटेड लोगों के पास ही नहीं वेल्थ होना चाहिए. इक्वल पे फॉर इक्वल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये बहुत बड़ा इशू है. Men and women are differentiated on the basis of payment just because of the gender. तो gender equality की बात करता है, equal pay for equal work. The protection of strength and health of the workers, जो workers उनके health के लिए भी है ये. Childhood and youth shall not be exploited. ये सारे आते हैं किसमें, article 39 में. Then when we have article 41, ये क्या कहता है, to secure the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disability. ठीक है, तो ये सारे किसमें आते हैं, आर्टिकल. अब देखेंगे ये सारे सोशलिज्म पे हैं, सोसाइटी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं. नेक्स्ट है Article 42. This talks about the state shall make provisions for securing just and human conditions of work and maternity leave. ये भी सोशल सोसाइटी की बात कर रहा है, सोशलिज्म की बात कर रहा है. जो वर्क कंडीशंस है, जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रीज में, कभी वहां के वर्क कंडीशंस ऐसे हों जो लोगों के सहूलियत के हिसाब से हो, प्लस मैटरनिटी रिलीफ, जो वुमेन है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए एक प्रोविजन हो कुछ फैसिलिटीज का. आर्टिकल 43 बात करता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल द वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनको एक अच्छी खासी लिविंग वेज मिले और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले. आर्टिकल 43 में पार्ट भी है, पार्ट ए. वो क्या कहता है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. जो जो वर्कर्स हैं, इनकी भी पार्टिसिपेशन होगी किसमें, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में. ऐसे नहीं कुछ ही लोग रूल करें, कुछ ही लोग लॉज बना रहे हैं इंडस्ट्रीज का, जैसा वो चाहे वैसे वर्कर्स को नचाए, ऐसा नहीं है. दे शुड ऑल्सो भी, इसीलिए यूनियन बनते हैं, लेबर्स के, वर्कर्स के यूनियन बनते हैं. इट इज फॉर दैट ओनली. Then comes Article 47, to raise the level of nutrition and the standard of living of the people to improve public health. तो basically it talks about the society. So कैसे लोगों को सोशली अपलिफ्ट किया जा सकता है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना है, पब्लिक हेल्थ को बेसिकली. ओके, नेक्स्ट इज, तो अब आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है आर्टिकल 40, द स्टेट शैल टेक द स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो इसमें क्या है, आप ऑर्गेनाइज कर सकेंगे कौन, द स्टेट ऐसे स्टेप्स लेगा. स्टेट्स का डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. स्टेट्स ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हो, वो सेल्फ गवर्नमेंट पे काम करें. ओके, लोगों के लिए अपना गवर्नमेंट पे काम करें, छोटे मोटे इश्यूज का. आर्टिकल 43 क्या कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट
कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेटिव बेसिस इन रूरल। तो कॉर्पोरेटिव बनाकर आप इन रूरल एरियाज में आप कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करोगे। आर्टिकल 43 में एक और एक क्लॉज है बी, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेगी उनका कैसे फंक्शन होगा, उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उनको कैसा कंट्रोल मिलेगा, कैसा प्रोफेशन उसमें होंगे, वो सब भी इसी आर्टिकल में कवर होता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरवल्स ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, particularly that of scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections. So आप देखेंगे इन सब में गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है कि जो लोअर क्लासेस है, जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वीकर सेक्शंस, उनको कैसे प्रमोट करना है, कैसे उनको एजुकेशनली अपलिफ्ट करना है। दीज आर कवर्ड इन दिस आर्टिकल। आर्टिकल 47 क्या कहता है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, prohibiting consumption of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health। तो आर्टिकल 47 हमारा ये भी कहता है कि स्टेट्स को ऐसा स्टेप्स लेने हैं कि लोगों में ऐसे लोग ड्रग्स ना हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन सब जो इंजूरियस टू हेल्थ हो, ऐसी चीजें लोगों में कंजम्पशन प्रोहिबिट करना, दैट इज अंडर आर्टिकल 47। देन 48 क्या कहता है? टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, calves एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल्स टू इंप्रूव देयर ब्रीड्स। तो स्लॉटर इन द सेंस कि काव का और calves का और मिल्च का इन लोगों की स्लॉटर नहीं होगा, इनको को नहीं मारा जाएगा, सो दैट इनकी ब्रीड्स इंप्रूव हो जाए, इनकी इनकी कंजर्वेशन की बात की गई है इन आर्टिकल 42। तो कभी कभी ये पूछता है कि इन विच आर्टिकल एनिमल कंजर्वेशन इज टॉक्ड, इट इज इन दिस 40 आर्टिकल 48। ओके, नेक्स्ट इज अब बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इसमें कौन कौन से हैं? आर्टिकल 44 क्या कहता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द ऑल द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक लॉ सबके लिए। ओके, जैसे हमारे में है हिंदू लॉ बुक है और मुस्लिम्स के लॉ बुक कुछ अलग कहती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है सभी के लिए एक लॉ। ओके, तो इट इज इन आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 क्या कहता है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे इसमें लिबरल और इंटेलेक्चुअल की बात की गई है इन सारे प्रिंसिपल्स पे। 45 में बात कर रहा है चिल्ड्रन के अर्ली एजुकेशन की, जब तक वो 14 ईयर्स के नहीं, 6 ईयर्स के नहीं हो जाते, तब तक सबको अर्ली एजुकेशन और चाइल्ड केयर मिलेगा। आर्टिकल 48 क्या बात करता है? आर्टिकल 48 बात करता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। सो अगर बात किया जाए एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की, तो वो किस में आता है? आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 का पार्ट एक और भी है, ए, व्हाट डज इट से? to protect the improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। again अगर क्वेश्चन आता है which of the directive principles talks about the environment and to protect the wildlife and forest, it is article 48a। okay, what does the 49 say? State shall protect every monument or place of artistic or historic interest। कोई भी ऐसा monument है जो historic है या जो history से related है, उसको कैसे protect करेंगे हम? वो article 49 के थ्रू हमारा डायरेक्ट जो स्टेट्स ऐसे प्रोविजन बनाएगा कि हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आर्टिकल 50 क्या कहता है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 50 कहता है स्टेट को काम करना है, सेपरेट करना है किसको? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। 51 क्या कहता है? इट डिक्लेयर्स दैट टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडेवर टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन with the nations, foster respect for the international law and treaty obligation, encourage settlements of international dispute by arbitration। तो 51 बात करता है कि कैसे हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, कैसे पूरे वर्ल्ड में हम पीस और सिक्योरिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बाहर के नेशन है उनसे अच्छी रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। उसके बाद उनके साथ अच्छा, उनके जो इंटरनेशनल लॉज बने, जो ट्रीटीज है, उनको फॉलो करना है। किसी भी ट्रीटी का डिसोन नहीं करना है, किसी की भी अनफॉलो नहीं करना है, किसी भी ट्रीटी को एंकरेज क्या करना है? सेटलमेंट और डिस्प्यूट्स अगर हो हमारे किसी नेशन के साथ, तो उनको सेटल करना है। ओके, नेक्स्ट है, तो पूरी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं डीपीएस प्लीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है अमेंडमेंट का। इनफैक्ट इन फंडामेंटल राइट्स आल्सो डीपीएस प्लीज आल्सो अमेंडमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस उठाते हैं। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, इट इंट्रोड्यूस सर्टन चेंजेस इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग न्यू डायरेक्टिव्स। कौन कौन से थे? आर्टिकल 39A जो कहता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर।
पुअर पीपल है उनको फ्री लीगल एड मिलेगा। अगर उन्हें कोई केस लड़ना चाहते हैं, कुछ है, तो उनके लिए फ्री लीगल एड होगी। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। आर्टिकल 48 ए क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। ओके। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1978 में होता है, ये क्या कहता है? इट इंसर्टेड सेक्शन 2 to आर्टिकल 38 which declares that the state in particular shall strive to minimize economic inequalities in income and eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not amongst individuals but also among groups. तो बेसिकली ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 से इनकलकेट किया था। इट ऑल्सो एलिमिनेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमने फंडामेंटल राइट्स में मैंने बताया था कैसे आर्टिकल्स जो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था वो कैसे डिलीट हुआ था इसी अमेंडमेंट से। एंड 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 it changed the subject matter of article 45 and made elementary education a fundamental right under article 21A। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट भी इसी में हुआ था जो 2002 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर द आर्टिकल 21A। मैं जब भी फंडामेंटल राइट्स की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो, अगर आपको चाहिए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए मुझे। तो आई विल मेक अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन फंडामेंटल राइट्स। उसमें मैं हर एक फंडामेंटल राइट को बहुत डिटेल वाइज कवर करूंगी, so that you not have to open your any polity book, no, you don't have to open your any लक्ष्मीकांत बुक, और आपको सारी चीजें एक जगह एक ही वीडियो पे मिल जाएंगी विद नोट्स। ओके, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मुझे ऑन व्हाट टॉपिक्स डू यू वांट मी टू कवर। थैंक यू।